हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कक्षा 12 का जो पहला लेसन है वो पढ़ा था। उस लेसन के हमने पढ़े थे पहले टॉपिक। वो क्या थे स्टूडेंट्स? वो थे आपके एग्रोनॉमी, उसकी डेफिनेशन, उसका महत्व और उसके क्षेत्र। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा उर्वरता तथा मृदा उत्पादकता। ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, आज हम ये सारे जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है मृदा उर्वरता। स्टूडेंट्स, मृदा उर्वरता क्या होती है? पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशा में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मृदा उर्वरता, जब भी कोई प्लांट होता है, कोई पौधा होता है, उसके अंदर क्या है कि मिट्टी के द्वारा, मिट्टी में क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब वो किसी पादप को जितनी अनुकूल दशा के अंदर जो है पोषक तत्वों को जो प्राप्य रूप के अंदर पहुंचाता है ना, उसको मृदा उर्वरता कहते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ये आपका एक प्लांट मान लीजिए। अब इसमें जो ये मिट्टी है, ये मृदा है आपकी, इसमें क्या होंगे, आवश्यक पोषक तत्व होंगे। अब इस मिट्टी के द्वारा जो ये इसमें उपस्थित जो आवश्यक पोषक तत्व है वो इस पौधे को उचित अनुपात में पहुंचाना ही उस मृदा की मृदा उर्वरता कहलाएगी। देखिए, दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पादप वृद्धि के लिए, यानी कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अनुकूल दशा में मृदा के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में, यानी कि एक उचित संतुलन के अंदर, एक बैलेंस के अंदर उसको प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता। अब है अगला टॉपिक, मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता क्या होती है? मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। इसको साधारणतः उपयोग या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, उत्पादकता को हम पैसों के रूप में भी बोल सकते हैं। जब कोई फसल हम उगाते हैं, उसको जो है बेचने के बाद जब हमको जो रुपया मिलता है वो उसकी उत्पादकता कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जितना बेचा, जितने की फसल हुई वही उत्पादकता कहलाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जितना बीज हमने डाला वो खर्चा, उसमें जितना सिंचाई का लगाया, जितना भी उसमें खर्चा हुआ, उन सारे खर्चे को एक तरफ लिखेंगे और जितना हमको पैसा प्राप्त हुआ उस खर्चे को जितना जो उसको एक तरफ लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद जितना हमको प्रॉफिट प्राप्त हुआ ना, वो उस मृदा की उत्पादकता कहलाएगी। दोबारा समझा रही हूँ, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। इसको साधारणतः उपयोग या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता की परिभाषा। अब बात करते हैं कि वापस बात करते हैं मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। तो पहला कौन सा कारक होगा? पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, इसको बोलेंगे पैतृक पदार्थ। यानी कि देखिए, इसमें क्या होगा, किसी भी मिट्टी के अंदर जिससे वो बना है, यानी कि उसका जो पैतृक है, यानी जिस चट्टान के घर्षण से वो मिट्टी बनी है, उसमें अगर पोषक तत्वों की उचित मात्रा होगी तो उस मृदा की जो उस मृदा की भी क्या होगी, उचित मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होंगे, यानी कि वो उर्वरता को प्रभावित करेगा। या अगर वो जिस चट्टान से बना है, अगर उसके अंदर उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं होंगे
तो उससे बनने वाली मिट्टी में भी क्या नहीं होंगे, उचित पोषक तत्व नहीं होंगे। तो एक ये कारक हो गया प्रभावित करने का। दूसरा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। जिस स्थल की आकृति, जैसे अगर कोई ढालू जमीन है जिसमें ढलान है, अब उसमें क्या होगा, हवा चलेगी, बारिश आएगी, तो वो क्या होगा, उसके कण क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह अपक्षय के कारण या फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, तो उसमें क्या हो गया, पोषक तत्वों की हानि हो गई। तो इस तरह से स्थलाकृति भी मृदा उर्वरता को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तीसरा है सोइल एज। जितनी मिट्टी पुरानी होगी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा या उसकी जो मृदा उर्वरता है वो उतनी ही कम हो जाएगी। अगला है क्लाइमेट। बारिश, आंधी, तूफान, ये सब क्या करते हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अगला है डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की गहराई। सॉइल प्रोफाइल की गहराई, जितनी ज़्यादा गहरी सॉइल प्रोफाइल होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मृदा उर्वरता अच्छी होगी। कैसे, क्योंकि अगर वो गहराई पे है तो जो पौधा है उसको अच्छे से जो है फैलने का, उसकी जो जड़ें हैं ना उसको उतना ही अच्छा फैलने का मौका मिलेगा, तो उसकी उर्वर क्षमता भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए प्राकृतिक कारक। अब बात करते हैं कृत्रिम कारक की। कृत्रिम कारक जिसमें कुछ ना कुछ करके मनुष्य इन्वॉल्व होता है, उसको हम कृत्रिम कारक कह सकते हैं। पहला है जलाक्रांति। अगर किसी भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में जल भर जाता है तो उसमें क्या होता है, वायु संचार रुक जाता है। वायु संचार रुक जाएगा तो क्या होगा, उसकी भौतिक दशा जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर भौतिक दशा खराब हो जाएगी तो अपक्षालन हो जाएगा, यानी कि जितने भी पोषक तत्व वो क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। एक सीमा जहाँ तक जड़ नहीं पहुँच पाएगी उससे नीचे चले जाएंगे, तो आपका जो है ये प्रभावित हो जाएगा, उर्वरता प्रभावित हो जाएगी। दूसरा है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली, अगर आप एक ही प्रकार की फसल हर बार करोगे तो क्या होगा, उसमें जो है उस फसल को क्या चाहिए, एक निश्चित प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तो बार बार अगर उसी फसल को उगाओगे तो बार बार वो उसी तरह के पोषक तत्व लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस मिट्टी में उस तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर उस तत्व की कमी हो जाएगी तो मृदा उर्वरता अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमको फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम चेंज करना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से हमको फसल को बदलते बदलते करना चाहिए, या फिर डाले वाली फसल भी जो है हमको लेते रहना चाहिए। अगला है आपका मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उसको फायदा पहुंचाते हैं मिट्टी को। जैसे आप राइजोबियम एक उदाहरण हो गया। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से लेके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको फायदा पहुंचाएगा। चौथा है आपका मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा। मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा। उसके बाद है पीएच। पीएच जैसे आप जानते हैं पीएच क्या होता है, अगर अम्लीय मृदा होगी तो भी क्या हो जाएगा, मिट्टी की उर्वर क्षमता खराब हो जाएगी। अगर क्षारीय है तो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित होएगी। तो एक निश्चित बैलेंस भी जरूरी है पीएच का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए पहला कौन सा कारक होगा, मृदा उर्वरता, यानी कि जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, अगर उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में क्या होगा, अगर उर्वर भूमि नहीं होगी, उसमें उर्वरता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उत्पादकता तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड है मृदा की भौतिक दशा, यानी कि अगर उसमें जो है उसका सॉइल टेक्सचर यानी कि जो कणों का आकार है वो सही नहीं होगा या उसकी भौतिक दशा खराब होगी, तो उसमें क्या हो जाएगी, उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी। तीसरा है मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति से मतलब है वो कहाँ पर स्थित है। अगर वो शहर के पास स्थित है तो क्या होगा, ले जाने लाने में आप उत्पाद को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उसको फायदा मिलेगा, खर्च कम आएगा। तो मृदा की स्थिति भी क्या करती है, उत्पादकता को प्रभावित करती है। चौथा है उत्पाद की मांग। जिस उत्पाद को आप उगा रहे हो या जो आपका उत्पाद है, अगर उसकी मांग अधिक है तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो उत्पादकता में बढ़ावा हो जाएगा, यानी कि प्रभावित हो गई। पांचवा है आपका यातायात के साधन। उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेंगे ये, यानी कि अगर अच्छी सुविधा हुई यातायात की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो क्या होगा, मृदा उत्पादकता में कम खर्च आएगा। मतलब आपका जो यातायात का जो खर्च होगा वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी ना।
अगला है आपका अन्य कारक। अन्य कारक में आपके जैसे आंधी आना, तूफान या किसी तरह के कीट पतंगों का अटैक हो गया है ना, ये सारी चीज़ें क्या आएगी, अन्य कारक में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब बात करते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर की। ठीक है, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी मिट्टी के द्वारा या मृदा के द्वारा पोषक तत्व किसको, पौधे को उपलब्ध कराना ही कि उस मृदा उर्वरता में आता है। ठीक है, अगला है आपका मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता का संबंध हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन की क्षमता से है। उसके बाद देखिए, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। अगर आप मिट्टी को लेकर जाओगे, उसके सैंपल को लेकर जाओगे प्रयोगशाला में, तो उसकी जांच हो जाएगी। जांच हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है या किस पोषक तत्व की अधिकता है, जो भी होगा वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन मृदा उत्पादकता की जाँच आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। वो कैसे पता चलेगा, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 1 हेक्टेयर में आपको कितना उत्पादन मिल रहा है, उससे हम इसकी जांच कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, उर्वरता मृदा उत्पादकता हो भी सकती है या नहीं भी, दोनों ही चीजें भाई। जो मिट्टी उर्वर होगी ना, वो हो सकता है उत्पादकता मतलब उसमें हो जाए। मान लो जैसे अगर उर्वर तो भूमि है लेकिन उसकी उत्पादकता, ये दोनों चीज आ गई, है भी और नहीं भी। नहीं कैसे, नहीं ऐसे होगा कि जैसे मान लो भूमि तो उर्वर है आपकी, लेकिन बारिश आ गई, आपकी फसल खराब हो गई, तो उर्वर भूमि होने के बावजूद भी उसका उत्पादन उतना नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि उर्वरता मृदा उत्पादकता हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। जिस मिट्टी से जो आपको 1 हेक्टेयर में उत्पादन मिला है, वो क्या होगा, 100% वो क्या होगा, उर्वर भूमि होगी, तभी तो आपको उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट आपका मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होगी तो ही वो आपकी उर्वर भूमि होगी। मृदा की उर्वरता, परिवहन खर्च, उपज की मांग मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर आपका उत्पादन की बात करते हैं आप, तो उसमें उर्वरता भी आ जाएगी, परिवहन खर्च भी आ जाएगा, उपज की मांग भी आ जाएगी, मृदा उत्पादकता भी, ये सब मिलके क्या करेंगे, उत्पादकता को निर्धारित करेंगे। अगला है देखिए, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत उत्पादन, व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्यों का विचार नगण्य है। यानी कि ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है उर्वरता के अंदर। दोबारा देखिए, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। यानी कि उर्वरता क्या है, एक मुख्य अंग तो है। उर्वरता के अंतर्गत क्या आएगा, उत्पादन, व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य का नगण्य है। विचार नगण्य मतलब इनका इसमें कोई लेना देना नहीं होता इससे, उर्वरता से। ठीक है, अब इसमें देखिए, मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उत्पादन, व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य का विचार को सम्मिलित, यानी कि ये सारी चीजें क्या होगी, उत्पादकता में सम्मिलित होएगी। ये तो ये बेसिक कुछ आपके अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स की। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इनको जो है नोट्स भी बना लीजिए साथ के साथ, क्योंकि आगे जाके क्या हो जाएगा, बहुत सारा कोर्स आपका होता रहेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्या क्या पढ़े। इसलिए अभी से जो है आप नोट्स बनाते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।